Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा चैप्टर 6 है कन्फ्रंटिंग मार्जिनाइजेशन, है ना, उसकी वर्कशीट करने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग मार्जिनाइजेशन, उसमें हमने समझा था अच्छे से कि क्या होती है मार्जिनाइजेशन, किन किन को ये मार्जिनाइजेशन हाशियाकरण फेस करना पड़ता है। ट्राइबल ग्रुप हो गए, आदिवासी जिनको हम बोलते हैं, है ना, माइनॉरिटी ग्रुप के लोग हो गए, लिंग्विस्टिक वे में, कल्चरल वे में, इकोनॉमिक वे में, पॉलिटिकल वे में मार्जिनाइजेशन लोग झेलते हैं। नाउ अब ये चैप्टर है कॉन्फ्रंटिंग मार्जिनाइजेशन, मतलब मार्जिनाइजेशन से निपटना, कि कुछ ना कुछ एक्ट आए होंगे, कुछ ना कुछ बदलाव हुए होंगे, है ना, कुछ ना कुछ आदिवासी के हित के लिए या दलित के हित के लिए हुआ होगा, है ना। मार्जिनाइजेशन है, ठीक है, हो रहा है, लेकिन उनके उसको चेंज कराने के लिए भी तो कोई ना कोई चीजें हुई होगी। तो चलो सबसे पहले क्या करना है, फटाफट से आप लाइक कर दीजिए, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दो, है ना, जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। 1993, 2006, 1989 और प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 17 एक्ट, आर्टिकल 15 एक्ट। जोड़ी मिलानी है। 1993 की जोड़ी आप किससे मिलाओगे? द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। किस आर्टिकल के तहत? ये तो इजी है, अनटचेबिलिटी तो बता ही सकते हो। नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स। The employment of manual scavenger and construction of dry latrines prohibition. Scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of forest rights act. अब इनको आपको जोड़ी मिलानी है। हमने इस चैप्टर में सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा है। देखो सबसे इजी आर्टिकल 17 है, सबसे ज्यादा इजी, है ना, जिसमें क्या कर दिया गया था, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया था। इसमें क्या है, अनटचेबिलिटी को क्या करा गया है, अबॉलिश किया गया है, खत्म, अबॉलिश। एंड आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 के तहत क्या होता है ये भी मैं बता देती हूँ। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन के साथ, कोई भी स्टेट या इंडिविजुअल किसी भी प्रकार से उसके कलर के बेसिस पे, उसके जो है रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता, है ना। तो नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स। अब बाकी आप बताओ, बाकी की जोड़ी मिलाने की कोशिश करो, बाकी की जोड़ियां मिलाने की कोशिश कीजिए। नाइनटीन 93, 2006 और बचे क्या हमारे पास, तीन, यही तीन बचे ना। 1993 में क्या हुआ था, देखो ये हमारे आंसर से अच्छा आगे ही बढ़ गया। फर्स्ट का हमने क्या लगाया था, फर्स्ट का हमने डी लगा, नहीं फर्स्ट नहीं, मैंने कौन से बता दिए थे आपको, मैंने फोर्थ और फिफ्थ बता दिया था। फोर्थ का मैंने क्या बताया था, बी बताया था, फिफ्थ का मैंने सी बताया था, है ना। देख लेते हैं, फोर्थ का मैंने बी बताया था आपको कि अनटचेबिलिटी अबॉलिश हुई है, फिफ्थ का मैंने सी बताया था, यानी डिस्क्रिमिनेशन को हटाया गया है। नाउ रिमेनिंग जो हमारे, उसका आंसर क्या है, ए, ई और सॉरी डी, ई और ए, है ना, यानी इसका आंसर है डी, फिर ई और ए, है ना। 1993 का हमारा डी बताया हुआ है, यानी 1993 में हमने पढ़ा था ना कि क्या आया था, जो बेचारे मैनुअल स्कैवेंजिंग करते थे, है ना, जो क्या करते थे, जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा है, ह्यूमन वेस्ट है या एनिमल वेस्ट है, उनको उठा के ले जाते थे, है ना, या ड्राई लेटरिंग्स वगैरह को उठा के ऐसे उसमें सर पे रख के फेंकने का काम करते थे, जिससे उन्हें बीमारियां भी हो सकती थी और होती भी थी। बेचारा किनका काम रहता था, दलित्स का, स्पेशली वुमेन्स का। तो इसमें क्या एक्ट आया था कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेटरिंग एक्ट्स प्रोहिबिटेड। मतलब अभी जो ड्राई लेटरिंग्स बनती है इनको प्रोहिबिट करो, ये नहीं बननी चाहिए, ठीक है, और जो मैनुअल स्कैवेंजर्स है इनका एम्प्लॉयमेंट भी बंद करो,
जिसके कारण उनके हेल्थ पर भी असर पड़ रहा था। क्योंकि आप खुद ही सोचिए ना, किसी का वेस्ट आप उठा रहे हो, है ना, लेके जा रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो, आपके स्किन का, आंखों में बहुत सी दिक्कत हो सकती है ना। तो 1993 में हो गया था, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद 2006 का हमने क्या देखा था, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट। ये आया था कि भाई जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं या जिनका घर है, जो लोग वहां के रहने वाले हैं, कौन, जो शेड्यूल्ड ट्राइब के या शेड्यूल्ड कास्ट के लोग, है ना, या शेड्यूल्ड ट्राइब के, सॉरी कास्ट बोल रही हूँ, ट्राइबल ग्रुप के लोग या जो और भी ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, उनको क्या मिले, उनका उनकी जमीनों, उनके जगहों पर अधिकार उनका मिले। ठीक है, क्योंकि इनसे क्या कर लिया जाता था, माइनिंग का पर्पस हो, एग्रीकल्चर का पर्पस हो, इनसे इनकी जमीनें छीन ली जाती थी। और कौन सा हो जाएगा, 2006 का हमने ये लगा दिया। फिर उसके बाद 1989 में अब बचा ही क्या है, अब हमारा बचा ही क्या है, एक ही बचा है, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, है ना। ये क्या लेकर आए थे कि जो भी प्रताड़नाएं होती है, जो भी बुरी बुरी चीजें की जाती है शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के साथ, है ना, हमने पढ़ा था ना कि कैसे उनके साथ उनको गंदा संदा खिलाया पिलाया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, हैरस किया जाता है ना, औरतों को नेकेड करके, उनको पेंट करके, उनको चलवाया जाता है सबके सामने, यानी उनके साथ क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती अत्याचार कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या आया था, ये आपका शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। क्योंकि छोटी कास्ट वाले या ट्राइबल ग्रुप वालों के साथ ये ऐसा अत्याचार अपर कास्ट के लोग या बड़े बड़े लोग करते रहते हैं, तो ये ना हो उसके लिए सारी चीजें आई थी। बाकी फिर तो हमने एक्ट ये 17 का तो देख ही लिया था, अनटचेबिलिटी, और ये आर्टिकल 15 का देख ही लिया था, ये क्या है ये, तो ये हमारा मैच द कॉलम हो जाएगा। क्लियर, चलो नाउ आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश पोएट्री स्पोक अबाउट हिज लव फॉर सुप्रीम बीइंग फ्री ऑफ रिचुअल एंड प्रीस्ट। किसकी पोएट्री किस बारे में बात करती है ना, लव, प्रेम किसके लिए, सुप्रीम बीइंग के लिए, है ना, फ्री ऑफ रिचुअल एंड प्रीस्ट, कि मतलब ऐसे, मतलब ब्रह्मांड या खुद से ऐसे, इससे प्यार करो, है ना। ये जो है, ये जो पंडिताई, ये जो रीति रिवाजों में, इनमें ना मानो। कुछ लोग बोलते हैं ना कि इन चीजों में ना मान के कि रीति रिवाज करना है, आप मन को साफ रखो, आप ज्ञान को प्राप्त करो, रियलिटी की बात करो, है ना। किसकी पोएट्री में रहता था ये सब, बताओ। किसकी पोएट्री में ये सब हमें देखने को मिलता है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, कबीर की पोएट्री। ठीक है, अ डैश एंड डैश पर्सन और ग्रुप इज वन दैट कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड देयर व्यूज स्ट्रांगली। एंड किसकी बात हो रही है, पर्सन और ग्रुप, है ना, वो होता है इज वन दैट कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड देयर व्यूज स्ट्रांगली, जो क्या कर पाता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है और अपने व्यूज को, अपनी जो ओपिनियंस को क्या कर पाता है, स्ट्रांगली रख पाता है ना। तो एंड डैश पर्सन, कौन है वो पर्सन, एक टर्म यूज होता है ना, बोलते हैं कि अरे यार ये इंसान तो बड़ा बोल्ड है ना, ये अपने आप को खुल के एक्सप्रेस करता है, जो भी इसके व्यूज है बिना डरे हमारे सामने रखता है, तो उसके लिए कौन सा टर्म किया जाता है यूज, असर्टिव। कौन सा टर्म यूज करते हैं, असर्टिव। ठीक है, डैश रिफर्स टू कम फेस टू फेस और टू चैलेंज समवन और समथिंग। किसका मतलब होता है कि भाई फेस टू फेस आना, कि हाँ बोल बोल, मैं नहीं डर रहा, क्या करेगा बोल, है ना। टू चैलेंज समवन और समथिंग, है ना, किसी के लिए या किसी को चैलेंज करना कि हाँ बोल, मैं नहीं डरता या मैं नहीं डरती, बता क्या करेगा, फेस टू फेस आ जाना। उसके कौन सा टर्म यूज करते बताओ। देखो ये चैप्टर के नेम से रिलेटेड है, अब तो बता सकते हो, ये जो है चैप्टर के नाम से ही रिलेटेड है। क्या बोलेंगे इसको, कन्फ्रंट करना, है ना, कन्फ्रंट करना। क्लियर, डैश रिफर्स टू अ सोशल बॉयकॉट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड हिज फैमिली, है ना, किसका मतलब होता है, जिसमें बोलते हैं सामाजिक तौर पे बहिष्कार कर दिया जाता है किसी भी इंडिविजुअल को और उसकी फैमिली को, कि भाई निकलो, अब तुमसे समाज कोई, तुम सोसाइटी का, समाज का कोई भी तुमसे ना बात करेगा, है ना तुम्हारी तरफ देखेगा ना, तुम यहाँ आ सकते हो, तुमसे कोई बात भी करेगा तो उसका भी बहिष्कार कर देंगे। तो ये कौन सा टर्म यूज होता है इसके लिए, कौन सा टर्म यूज किया जाता है, क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेसाइज। ठीक है, डैश रिफर्स टू एन एक्ट दैट वायलेट्स ऑल नॉर्म्स ऑफ डिसेंसी एंड डिग्निटी दैट अ सोसाइटी बिलीव्स इन, है ना, क्या रेफर करता है, एक्ट जो वायलेट करता है सारे नॉर्म्स ऑफ डिसेंसी एंड डिग्निटी दैट अ सोसाइटी बिलीव्स इन। मतलब इतना घिनौना कृत्य, इतना ऐसा काम जो समाज भी जिसकी उम्मीद नहीं करता हो, बिल्कुल मोरल, जो मोरालिटी है समाज की, जो एक हम बोलते हैं ना कि एक बनाया हुआ है मोरल वैल्यूज, नैतिक जो बनी रहती है कि भाई ऐसी चीज
एक ये सोचो कि आप समाज में हो, वो सब हटा के उसके बियॉन्ड आप ऐसा काम कर जाना जो बिल्कुल सामाजिक तौर पे बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक ही नहीं है, इतना बुरा कृत्य है। कौन सा टर्म हम यूज करते तो हम मोरली रिप्रेहेंसिबल टर्म है ना, मोरली रिप्रेहेंसिबल, क्लियर, मतलब ऐसा काम जो समाज सोच भी नहीं सकता, बिल्कुल बियॉन्ड है उसकी सोच, ठीक है। चलो, नेम टू डिस्टिंक्ट कल्चरल एंड रिलीजियस ग्रुप्स इन द कंट्री, है ना, दो डिस्टिंक्ट कल्चरल और रिलीजियस ग्रुप हमें बताने हैं, बताओ जल्दी जल्दी से बताइए। नेम टू डिस्टिंक्ट कल्चरल एंड रिलीजियस ग्रुप इन द कंट्री, कौन से हैं वो रिलीजियस ग्रुप, कल्चरल ग्रुप, चलो देख लेते हैं। टू डिस्टिंक्ट कल्चरल एंड रिलीजियस ग्रुप इन द कंट्री आर पारसीज एंड मुस्लिम्स, है ना, जो बहुत ही कम उसमें मिलते हैं हमें, है ना, पारसीज और मुस्लिम्स है हमारे, और रिलीजियस है, पारसीज का अपना धर्म है, मुस्लिम्स का अपना धर्म है, इनका अपना कल्चर है, और अलग भी है, अलग ही टाइप का है सब। चलो, व्हाट डज अ मैनुअल स्कैवेंजर डू, मैनुअल स्कैवेंजर क्या करता है? मैनुअल स्कैवेंजर हमने क्या बोला था, जो वही गंदा संदा उठाता है, वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, एक्सक्रीटा। A manual scavenger does the work of carrying human and animal waste excreta, है ना, जो इंसानों की गंदगी, जानवरों की गंदगी को उठा के ले जाने का काम करता है, उसको बोलते हैं मैनुअल स्कैवेंजर, ठीक है। चलो, हाउ डज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर कल्चरल जस्टिस टू माइनॉरिटी ग्रुप्स, किस तरीके से हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इंश्योर करता है सामाजिक तौर पे न्याय किसको, स्पेशली माइनॉरिटी ग्रुप्स को, किस तरीके से, देख लेते हैं। Our constitution ensures cultural justice to minority groups by granting cultural and educational rights to them. ये क्या करता है, ग्रांट करता है इनको कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, क्या देगा इनको सामाजिक तौर पे, और मतलब ऐसा देगा ना कि भाई आपके अधिकार है, आप जिस भी कल्चर है, जैसा भी जो आपका है, आपको पढ़ने लिखने का पूरा अधिकार है, तो कौन दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है ना, ताकि जस्टिस हो, न्याय हो, इक्वालिटी हो, क्लियर। तो कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस करता है माइनॉरिटी ग्रुप को, उनको ग्रांट करता है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की, आपको भी अधिकार है, आप भी अपने कल्चर को बढ़ावा दे सकते हो, आप भी पढ़ लिख सकते हो, ठीक है। देखा नहीं, जो SC ST ग्रुप्स के लोग होते होंगे, आप देखते होंगे उनको स्टेशनरी मुफ्त मिल रही है, उनको स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलती है, फीस उनकी बहुत कम रहती है, इवन गवर्नमेंट एग्जाम्स के भी जब वो फॉर्म वगैरह भरते हैं एग्जाम्स के, तो फी मतलब फ्री रहेगा या बहुत ही मिनिमल चार्जेस रहते हैं, ठीक है। चलो, ये किसने दिया है इनको, गवर्नमेंट ने दिया है, किसके थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है कि भाई हमें माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए करना चाहिए, क्लियर। चलो, What do the powerless people do against the powerful, है ना, जो पावरलेस पीपल हैं वो क्या कर सकते हैं पावरफुल पीपल के अगेंस्ट, है ना। What do the powerless people do against the powerful, देख लेते हैं। Powerless people attempt to overcome their situation by fighting, protesting and struggling against their powerlessness and exclusion. Powerless पीपल की हम बात कर रहे हैं, वो इन सिचुएशन से कैसे ओवरकम करेंगे, बाय फाइटिंग, है ना, लड़के प्रोटेस्ट करके, स्ट्रगल करके, है ना, स्ट्रगल अगेंस्ट देयर पावरलेसनेस एंड एक्सक्लूजन, क्योंकि उनको अलग थलग कर दिया जाता है, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनके साथ भेदभाव होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो लड़ते हैं, लड़ेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, है ना, धरना वगैरह देंगे, स्ट्रगल करते हैं, ये दिखाने के लिए कि भाई हमारे साथ ये नहीं होना चाहिए, जो हम फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, ये हमें फेस नहीं करनी है, ठीक है। चलो, Which act was passed by the government of India in 1993? कौन सा एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था 1993 में? Which act was passed by the government of India in 1993? देख लेते हैं। The government passed the employment of manual scavengers and construction of dry latrines prohibition act in 1993. 1993 में क्या कहा गया था, क्या लेकर आए थे कि भाई हम ये जो मैनुअल स्कैवेंजर है इनको एम्प्लॉय करा जाता है, ऐसे काम करवाए जाते हैं, उनका काम रहता है गंदा संदा उठाना, है ना, तो हम क्या करेंगे, जो मैनुअल स्कैवेंजर का एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगा और जो ड्राई लैट्रिन्स बनती है इनका कंस्ट्रक्शन भी नहीं होना चाहिए। लिखा है ना यहाँ पे प्रोहिबिशन, सीधे सीधे मना ही है ना। तो ये एक्ट आया था 1993 में। तो गवर्नमेंट पास द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट, क्लियर। चलो, व्हाट इज सफाई कर्मचारी आंदोलन? सफाई कर्मचारी आंदोलन क्या है? क्या है सफाई कर्मचारी आंदोलन? देख लेते हैं। सफाई कर्मचारी आंदोलन इज आंध्र प्रदेश बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द राइट्स ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर। सफाई कर्मचारी आंदोलन क्या है? ये एक आंध्र प्रदेश बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो किसके लिए काम करता है? मैनुअल स्कैवेंजर्स के अधिकारों के लिए काम करता है। वर्क फॉर द राइट्स ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि कैसी कैसी कंडीशन है, बेचारे मैनुअल स्कैवेंजर काम करते हैं, कैसी कैसी कंडीशन से एक्सपोज होते हैं ये, क्लियर। चलो,
विद रिगार्ड टू मैनुअल स्कैवेंजिंग व्हाट ऑब्जर्वेशन डिड द सुप्रीम कोर्ट मेक, है ना, मैनुअल स्कैवेंजिंग से बोले बात करें हम तो क्या जो है ऑब्जर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, क्या ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का था, देख लेते हैं। उन्होंने कुछ चीजें देखी थी, नोटिस करी थी। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर इन इंडिया हैड इंक्रीज सिंस द 1993 लॉ विच प्रोहिबिटेड इट, है ना। कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि जो नंबर है मैनुअल स्कैवेंजर्स का इंडिया में वो इंक्रीज हो गया है ना, जब से 1993 से जो एक्ट है, जो कानून बनाया था कि इसको प्रोहिबिट कर दिया गया है, बट फिर भी जो है मैनुअल स्कैवेंजर कम नहीं हो रहे। देखो एक्ट बन गया है, कानून बन गया है कि अब नहीं एम्प्लॉयमेंट होगा, अब जो है ड्राई लैट्रिन्स कंस्ट्रक्ट नहीं होंगी, बट फिर भी हो रही है। मैनुअल स्कैवेंजर को फिर भी जो है एम्प्लॉय किया जा रहा है, जॉब पे रखा जा रहा है। दैट मीन्स कोई कानून बनने का कोई फायदा ही नहीं बनते हुए दिख रहा। तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने मतलब ऑब्जर्व करी कि यार अभी भी कोई जो इतना कानून बना है रुकने का नाम नहीं ले रहे, लोग अभी भी गलत काम कर रहे हैं, इनको एम्प्लॉय कर रहे हैं। ठीक है, चलो। What is the government's reservation policy? गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है? What is the government reservation policy? देख लेते क्या पॉलिसी है। गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी रिजर्व सीट्स इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर दलित्स एंड आदिवासी। इसमें क्या है कि क्या करेंगे, गवर्नमेंट रिजर्व करेगी सीट्स एजुकेशन और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए फॉर दलित्स एंड आदिवासी, है ना। जैसे मैंने बताया ना कि कुछ भी एग्जाम्स होते हैं, ऐसा होता है तो इन लोग के लिए एक अलग ही रिजर्व सीट्स होती है ना, कि SC ST के लिए इतना है, OBC के लिए इतनी सीट्स हैं और जनरल के इतनी सीट्स है। क्यों करके रखा है, किसने करके रखा है? गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी है ना, स्पेशली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के लिए, है ना। दलित्स यानी शेड्यूल कास्ट और आदिवासी यानी शेड्यूल ट्राइब्स। क्लियर, चलो। Which principles are ensured by our constitution? क्या प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए हैं, क्या सिद्धांत दिए हमारे जो है संविधान ने, देख लेते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स व्हिच आर डिफाइंड इन एंड थ्रू द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। हमें क्या दिए हुए हैं, बेसिकली मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, है ना। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, है ना, बिल्कुल लोकतांत्रिक हमें जो है सिद्धांत दिए हुए हैं जो हम डिफाइन करते हैं, जो हमारे लिए बेसिकली कि हम क्या है, हमारे पास राइट टू वोट है ना, राइट टू क्या है दिया, हम डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, है ना, राइट अगेंस्ट रिलीजियस फ्रीडम, मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सारी चीजें दी हुई हैं। और राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है वो, सॉरी, राइट अगेंस्ट रिलीजियस फ्रीडम बोल दिया मैंने। क्लियर, चलो। व्हाट डिड रत्नाम रिफ्यूज्ड एंड व्हाई? रत्नाम ने क्या रिफ्यूज करा और क्यों? क्या रिफ्यूज किया था रत्नाम ने? Ratnam refused to follow the age-old practice of washing the feet of all priests and then bathing in the water used for this. अब यहाँ पे गांव में क्या कहा जा रहा था, करा जा रहा था रत्नाम के साथ कि उसको बोला जाता था, मतलब ऐसा होता था वहां पे कि जो एक फैमिली है दलित ग्रुप की, वो क्या करेंगी, जो पंडित लोग आएंगे गाँव से, उन लोगों के पैर धोएंगी, है ना, उस पैर से क्या करेगी, खुद भी नहाएगी। जैसे पैर धोए मैंने पंडितों के, उस पानी से मैं नहा रही हूँ, ऐसा इनका कस्टम था, करना ही करना है। तो रत्नाम ने मना कर दिया कि मैं ये जो प्रथाएं आप लेकर चला रहे हो हमारे लिए, ये मैं नहीं करूंगा, है ना, कि पंडितों के पैर धो के उस पानी से नहाना ये मैं नहीं करूंगा। उसने मना कर दिया, जबकि उसके पिताजी, उसके दादाजी ये करते आए, उनको करना पड़ता था, दलित ग्रुप के थे, बट रत्नाम ने मना कर दिया। रत्नाम रिफ्यूज टू डू दिस बिकॉज ही हैड नो फेथ इन दिस प्रैक्टिस एंड ही वाज एन एजुकेटेड यूथ हु वाज अ स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग। रत्नाम ने इसलिए मना कर दिया कि उसका ये कहना था कि मैं इन चीजों में नहीं मानता, मेरा इन रिचुअल्स में, कस्टम में कोई भी आस्था या बिलीफ है ही नहीं। और ऊपर से रत्नाम खुद भी अच्छा पढ़ा लिखा था, यंग बच्चा था, है ना, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, तो पढ़ा लिखा था, ब्रॉड माइंडेड था, वो समझता होगा कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो ये गलत है, उसको समझ में आती होगी ये चीजें, है ना, पढ़ा लिखा था वो। He thought that he and his family were forced to perform this ritual because they were Dalits. उसको ये लगा कि भाई हम मुझसे, मेरी फैमिली से काम क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि हम क्या है, हम दलित हैं, है ना, इसीलिए हमसे काम कराया जा रहा है। The practice was an insult to the dignity of Ratnam as an individual. ये प्रैक्टिस क्या थी, इंसल्ट थी एक तरीके से, रत्नाम की गरिमा को क्या कर रही थी, इंसल्ट कर रही थी। सही बात है। अब वो इस वे में सोचेगा कि भाई हम भी इंसान है, हमसे इस बेसिस में किसी के पैर धुलवाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उससे ना हो, क्यों, क्योंकि हम दलित है, तो ये गलत है और मैं इन चीजों में नहीं मानता। और पढ़ा लिखा था तो उसको पता था कि अधिकार क्या होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी क्या होती है, उसको ये चीजें पता होगी। ठीक है, चल। How have minority groups drawn on the fundamental rights to highlight their causes?
किस तरीके से माइनॉरिटी ग्रुप ने जो है फंडामेंटल राइट्स को यूज करा अपने कॉजेस को हाईलाइट करने के लिए, अपनी परेशानियों को हाईलाइट करने के लिए, देख लेते हैं। द माइनॉरिटी ग्रुप्स ड्रॉन ऑन फंडामेंटल राइट्स टू हाईलाइट देयर कॉजेस आर एज फॉलोज। माइनॉरिटी ग्रुप्स हैव पर्टिकुलरली ड्रॉन अपॉन द राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। माइनॉरिटी ने किस बारे में बात करी कि भाई हमारे पास क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है सबसे पहले, और कल्चरल का भी मतलब है, और एजुकेशन राइट्स भी है। जब हमारे पास राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, मतलब हमारे धर्म को सेलिब्रेट करने का, प्रोपोगेट करने का, प्रोफेस करने का हमारे पास अधिकार है, हमारे पास कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स भी हैं, तो उनको लेके इन्होंने बात की। जैसे मैं हूँ, मेरे पे कोई अत्याचार हो रहा है तो मैं बोलूंगी ना कि यार मुझे तो ये अधिकार दिए हुए हैं, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, अपने अधिकारों का यूज करूंगी कि देखो मेरे पास ये राइट है, आप ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते। डिस्टिंक्ट कल्चरल एंड रिलीजियस ग्रुप्स लाइक मुस्लिम्स एंड पारसीज हैव द राइट टू बी गार्डियंस ऑफ द कंटेंट ऑफ देयर कल्चर एज वेल एज द राइट टू डिसाइड हाउ बेस्ट दिस कंटेंट इज टू बी प्रिजर्व्ड। है ना, जो डिस्टिंक्ट कल्चर से रिलीजियस ग्रुप्स हैं, जैसे मुस्लिम्स हो गए, पारसीज हो गए, उनके पास क्या है, पारसीज हैव द राइट टू बी गार्डियंस ऑफ द कंटेंट ऑफ देयर कल्चर, मतलब उनके पास पूरा पूरा अधिकार है कि आप अपने कल्चर को बचा सकते हो, अपने जो है लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हो, है ना, एंड राइट टू डिसाइड हाउ बेस्ट टू कंटेंट टू बी प्रिजर्व, और उनके पास पूरा अधिकार है कि आप अपने कल्चर को बचाओ और अपने कल्चर को कैसे प्रिजर्व करना है ना, कैसे उसको बढ़ावा देना, उनके पास पूरा अधिकार है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है पारसीज हो, आप माइनॉरिटी में, तो आप अपने कल्चर से रिलेटेड कुछ नहीं करोगे, आप अपने कल्चर को बढ़ावा नहीं दोगे, प्रिजर्व नहीं करोगे, नहीं, आपके पास पूरा अधिकार है, आप अपने कल्चर को प्रिजर्व करो, बचा के रखो और उसको डेवलप करो। This is important in order to ensure that the culture of these groups is not dominated or wiped out by the culture of the majority community. ये important है, ये इंश्योर कराने के लिए जो कल्चर है इस ग्रुप का इज नॉट डोमिनेटेड, है ना, डोमिनेटेड और वाइप्ड आउट बाय कल्चर ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी। क्या करने की जरूरत है, इसको एक बार फिर से देखते हैं कि दिस इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द कल्चर ऑफ दीज ग्रुप्स इज नॉट डोमिनेटेड और वाइप्ड आउट बाय द कल्चर ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी। मतलब ये जो है माइनॉरिटी ग्रुप के, पारसीज की बात करते हैं, मुस्लिम्स की बात करते हैं, कहीं इनका जो कल्चर है, कहीं इनका जो कस्टम है, इनकी जो परंपराएं हैं, ये जो मेजॉरिटी ग्रुप के कारण सब बर्बाद ना हो जाए, है ना, सब वाइप्ड आउट ना हो जाए, तबाह ना हो जाए बेसिकली। मतलब कहीं ये डोमिनेटिंग जो ग्रुप्स हैं, जो मेजोरिटी में डोमिनेट ना कर जाए और ये बेचारे असाइड हो जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इसके अपने अधिकारों के लिए बात करी कि हमारे पास जब ये अधिकार हैं तो हमें मिलना चाहिए। क्लियर, चलो। Write a note on the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act 2006। तो चलो देख लेते हैं क्या लिखेंगे इसके बारे में। The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act 2006 was passed by the central government for the welfare of Adivasi and other forest dwelling communities. This act is meant to undo the historical injustices meted out to forest dwelling population is not recognizing their rights to land and resources. This act recognizes their right to homestead, cultivable and grazing land and to non-timber forest produce. The act also points out that the rights of forest dwellers includes conservation of forest and biodiversity। है ना, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, मतलब जंगलों पे अधिकार किनका, इन लोगों का, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का और अदर जो फॉरेस्ट कम्युनिटी उनका, was passed by the central government of India फॉर द वेलफेयर ऑफ आदिवासी एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज। किनके हित के लिए बनाई गई थी, किनके हित के लिए एक्ट आया था, किनके लिए आया था ये आया था आदिवासी ग्रुप के लिए और जो अदर ऐसी कम्युनिटीज जो फॉरेस्ट में रहती है। This act is meant to undo the historical injustices meted out to forest dwelling population in not recognizing their rights to land and resources। ये एक्ट का मतलब ये था कि जो भी ऐतिहासिक तौर पे इनके साथ अन्याय होता है ना, meted out to forest dwelling population, ये जो फॉरेस्ट में जंगलों में रहने वाली पॉपुलेशन है, तो इनके अधिकारों का, है ना, जमीनों पे, रिसोर्सेज पे इनको के अधिकार जो छीने गए इनको वो मिले, क्योंकि इनसे छीने जाते हैं, इनको हटा दिया जाता है, जबकि इनका अधिकार है, वो वहां रह रहे हैं तो उन्हें वो मिलना चाहिए। This act recognizes their right to homestead, cultivable and grazing land and non-timber forest produce. The act also points out that the rights of forest dwellers includes conservation of forest and biodiversity। है ना, मतलब जो भी अधिकार इनसे छीने गए किस बेसिस पे कि भाई यहाँ पे जो है माइनिंग का होगा, यहाँ पे एग्रीकल्चर का होगा, यहाँ पे जो है रिजर्व्स बनेंगे, जो भी चीजें, तो इनको हटा दिया जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। इनका भी इनकी जमीनों पे क्या है, अधिकार है। ठीक है, और इनको क्या दिया गया, इनको ये भी राइट दिया गया कि भाई ये क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी के रिजर्व करने के, मतलब प्रिजर्व करने में इनका हाथ होता है।
ये वहां रहते हैं, इनको पता होता है ना हमें कैसे क्या संभाल के रखना, कैसे नेचर की जो है रिस्पेक्ट करनी बेसिकली। क्लियर आया समझ में? तो ये ओवरऑल यही है कि इनको इनका अधिकार रहे इन जमीनों पे, इन जमीनों के फॉरेस्ट के प्रोड्यूस में इनका क्या रहे, राइट रहे। क्लियर? What happened in southern India in 1970s and 1980s? southern India में 1970s और 1980s में क्या हुआ था, देख लेते क्या हुआ था। The ill treatment and humiliation of Dalits and tribal groups acquired a violent character in the 1970s and 1980s. ये जो इनके साथ बुरा बर्ताव हो रहा था, ये जो प्रताड़ना हो रही थी दलित और ट्राइबल ग्रुप्स के साथ, है ना, इसने क्या ले लिया था, एक बहुत ही भयानक रूप ले लिया था। क्या ले लिया था? भयानक रूप ले लिया था 1970s और 1980s में। During this period, a number of assertive Dalit group came into being in southern India and asserted their rights. अब इस टाइम पे क्या हुआ, जब बहुत ज्यादा सह रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे, तो ये लोग गुस्से में क्या है, अब अपना अधिकार जताने के लिए कि हमारे पास जो राइट्स है वो हमें दिए जाएं, जो राइट टू इक्वालिटी दिया जाता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, तो वो हमें चाहिए, है ना, क्योंकि इनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था। तो अब ये खुलकर अपनी बातें रख रहे थे। दे रिफ्यूज टू परफॉर्म देयर सो कॉल्ड कास्ट ड्यूटीज एंड इंसिस्टेड ऑन बीइंग ट्रीटेड इक्वली। अब इनके साथ ऐसा होता था कि भाई आपकी जो कास्ट ड्यूटीज हैं, कि आप छोटी कास्ट के तो आपको पैर धोने, ये करना है, वो करना है, सफाई करनी है, आप लोग इसीलिए हो। तो उस चीज से परेशान हो गए थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि अब हम ये नहीं करेंगे, हमें भी इक्वल ट्रीट किया जाए, एक समान माना जाए। This resulted in a severe backlash from powerful caste. अब जिसके कारण क्या हुआ भाई, पावरफुल कास्ट वो तो शांत होती नहीं, उनको तो बहुत ज्यादा गुस्सा ही आया, उनको भी। In order to indicate to the government then that untouchability still existed, Dalit group demanded new laws that would list the various sorts of violence against Dalit and prescribe stringent punishment for those who indulge in them. अब क्या हुआ, जो अपर कास्ट के लोगों से तो बैकलैश वो मिल ही रहा था, साथ में क्या हुआ कि बता रहे थे कि जो भी आपने लेकर आए हो ना कि अनटचेबिलिटी अब एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो हमें क्या चाहिए, हमें नए कानून चाहिए, क्योंकि जो कानून बना हुआ है उससे हमें कुछ नहीं मिल रहा है। नया कानून लेकर आओ, है ना, नया कानून लेकर आओ जो दलित और बाकियों के कारण हो रहा है, बाकियों के लिए हो रहा है। अगर कोई भी हमारे साथ ऐसा गलत काम करता है, हम एक्सप्लॉइट करते हैं, तो उसके लिए जो है कड़ी से कड़ी सजा भी दो। तो बेसिकली लोग गुस्साए हुए थे कि अब बहुत हो गया, अब जो हमारा काम हमें बोला जाता था कि दलित हो आपको ये करना है, हम नहीं करेंगे, हमें भी क्या चाहिए, राइट टू इक्वालिटी, हमें भी इक्वल ट्रीट किया जाए। अगर जो पुराने कानून बने हैं अनटचेबिलिटी एंड ऑल, उसको तो कोई फॉलो करता नहीं, तो नए कानून बने जाए और जो लोग इन कानून को तोड़ता है उनको सजा दी जाए। तो इसीलिए चेंजेस आए थे, मतलब लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे। क्लियर? सदर्न इंडिया में ये केस हुआ था। ठीक है, चलो। The existence of a right or a law or even a policy on paper does not mean that it exists in reality. What values have we learned from it? जब हम कह रहे हैं राइट्स होते हैं, कानून होते हैं, इवन पॉलिसी भी होती है, लेकिन पेपर में होती है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, है ना। लिखने को तो हम बोलते हैं मर्डर नहीं करो, रेप नहीं करो, हैरेसमेंट नहीं करो, चोरी नहीं करो, बट फिर भी करने वाले कर रहे हैं, सजा भी मिलती है, बट फिर भी कर रहे हैं, है ना। तो व्हाट वैल्यूज हैव यू लर्न फ्रॉम इट? इनसे आप क्या वैल्यू सीख रहे हो कि लिखा हुआ है, सब कानून बने, सब पॉलिसीज बनी, बट उसके बावजूद भी कोई ने रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे, रियलिटी में कोई फॉलो नहीं कर पा रहा है ना, कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। पेपर में तो है कि न्याय मिलेगा, लेकिन रियलिटी में है नहीं। तो इससे क्या सीखते हैं? Indeed, when the Constitution for India was framed, it guaranteed the fundamental rights to equality to every citizen. However, 6 decades later, our country is yet to accord equality to all its citizens, है ना। बिल्कुल हम कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का वो फ्रेम किया गया था, इट गारंटीड द फंडामेंटल राइट्स टू इक्वालिटी टू एवरी सिटीजन। इसने क्या दिया था, हर सिटीजन को जो है राइट टू इक्वालिटी दी थी, है ना। However, 6 decades later, लगभग जो है 60 साल ऑलमोस्ट हम बात, 6 decades यानी दशकों बाद, our country is yet to accord equality to all its citizens. फिर भी हमारी कंट्री क्या फेस कर रही है, अभी भी इक्वालिटी के लिए मांग कर रही है, अभी भी इनइक्वालिटी फैली हुई है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। क्या बोला जा रहा है कि अभी भी भले हम बोल रहे हैं कि आज़ादी मिल गई है, अब कुछ होगा नहीं, बट अभी भी ये जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे एग्जिस्ट कर रहा है। दिस वैलिडेट्स द आर्ग्यूमेंट दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ राइट, लॉ और पॉलिसी डज नॉट मीन दैट इट एग्जिस्ट इन रियलिटी। और इससे समझ में आता है कि भले ही हमने कानून बहुत पहले के बनाए हुए हो, बहुत पहले के रूल्स बनाए हुए, लेकिन आज भी क्या है, भेदभाव हो रहा है। ये पॉलिसीज, ये जो राइट्स हैं, जो चीजें हैं, सिर्फ लिखित में, रिटर्न में, रियलिटी में ये कहीं भी होते हुए नहीं दिख रही है। सही बात है, रियलिटी में क्या ये आपको दिख रही है? नहीं दिख पा रही ना। क्लियर? चलो।
द डिजायर फॉर इक्वालिटी, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इज नॉट न्यू, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। हम बोलते हैं जो चाह है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, डिग्निटी है, गरिमा, रिस्पेक्ट है, ये नई बात नहीं, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में इसे समझाइए। Every individual desires to live a life of dignity and respect, and this can happen only when she is treated as an equal citizen in society। है ना, हर जो नागरिक है, इंडिविजुअल है, उसको क्या रहती है, उसकी इच्छा होती है कि हमारी भी गरिमा बनी रहे, हमें भी रिस्पेक्ट मिले, है ना। और ये कब हो सकता है इक्वालिटी, ये मतलब ये गरिमा, ये रिस्पेक्ट बनी रहे, कब हो सकता है, जब आपको इक्वल ट्रीट किया जाए, है ना। अब मैं हूं, मेरे साथ दूसरा है, उसके साथ भेदभाव हो रहा है, तो क्या उसकी रिस्पेक्ट करी आपने, क्या उसकी डिग्निटी को हर्ट नहीं करा, बिल्कुल करा। अब आप जब हम दोनों को इक्वल ट्रीट कर रहे हो, आपको कोई मतलब नहीं कौन गांव का है, कौन किस कास्ट का है, कौन किस रिलीजन का, यानी आप क्या कर रहे हो, हमारी रिस्पेक्ट, हमारी डिग्निटी की कदर कर रहे हो, है ना। ऐसा कैसे कर पा रहे हो, क्योंकि आप हमें इक्वल ट्रीट कर रहे हो। If she is deprived of this, she will fight for it because it is fundamental to a dignified life। अगर क्या है, उसको वो चीज नहीं मिल रही, ही और शी, अगर उनको ये बेसिक चीज नहीं मिल पा रही, तो क्या करेगा, इसके लिए लड़ेगा, अपने मौलिक अधिकारों के लिए क्या करेगा, लड़ेगा ना। When different people and communities coexist, there is bound to be some dispute and both will demand equality and dignity। है ना, जब different people और different communities के लोग coexist करते हैं, तो क्या chances होते हैं, disputes होने के chances होते हैं, है ना, होते हैं। बोलते ना कि जितने बर्तन उतने बर्तनों की आवाज होती है, जितने घर में लोग होंगे उतनी बातें होंगी, उतनी बहसबाजी भी हो सकती है ना। तो जितने टाइप के लोग हैं उनके बीच में हो सकते हैं डिस्प्यूट हो, बहस हो, कुछ भी हो सकता है। तो किसकी बात करते हैं, इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, और डिग्निटी होनी चाहिए। So struggle will be continued as long as all groups do not enjoy equal status in society। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भले ही कहने की बात है, लेकिन स्ट्रगल अभी भी चलता ही रहेगा, जब तक सबको इक्वल तरीके से ट्रीट नहीं किया जाए, जब तक सबको एक इक्वल स्टेटस नहीं दिया जाए समाज में, है ना। क्लियर हुआ, आया समझ में, चलो। Who was Kabir and what were his views on the prevalent caste system? कबीर कौन थे और उनका क्या व्यूज था, ये जो कास्ट सिस्टम चलता था, प्रचलित है ना, कास्ट सिस्टम को खूब बढ़ावा दिया जाता था, इसके बारे में इनका क्या कहना था। कबीर वॉज अ 15th सेंचुरी पोएट एंड वीवर। कबीर क्या थे, 15th सेंचुरी के पोएट थे और बुनकार थे। ही बिलोंग टू द भक्ति ट्रेडिशन, ये भक्ति ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे। थ्रू हिज पोएट्री कबीर स्पोक अबाउट हिज लव फॉर द सुप्रीम बीइंग फ्री ऑफ रिचुअल्स एंड प्रीस्ट। अपनी पोएट्री के थ्रू किस बारे में बात करते थे, कि सुप्रीम बीइंग में विश्वास रखो, है ना, सुप्रीम बीइंग में विश्वास रखो, जिसमें कुछ अभी ऐसी प्रथाएं नहीं है, रिचुअल्स नहीं है ना, कोई पंडित, ऐसी चीजें नहीं है, बस अपने भगवान पे भरोसा रखो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि प्रथाएं कर रहे हो, रीति रिवाज कर रहे हो, ये नहीं। It also expresses a sharp and pointed criticism of those he saw as powerful। Even वो उनको क्रिटिसाइज भी करते थे, जो खुद को पावरफुल बनाते थे, जो दूसरों को डोमिनेट करते थे, तो उनको ही आलोचना करते थे कि यार ये गलत है। मतलब समझते होंगे ना कि जो भेदभाव कर रहे हैं, जो दूसरों को दबा रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, तो उनको ही क्रिटिसाइज करते थे। He denounced the caste system, he attacked those who tried to confine individuals to their caste and religion based identity। है ना, ये जो कास्ट सिस्टम था उनको डिनाउंस करा, मतलब वो उनको मानते नहीं थे। And he attacked those who tried to confine individuals to their caste and religion based identities। है ना, और उनको क्या करा, जो लोग कास्ट के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे भेदभाव करते थे, उनको त्यागा, इन चीजों को पसंद नहीं करा, नापसंद करा। According to him, every person had the ability to reach the highest level of spiritual salvation and deep knowledge within themselves through their own experience। उन्होंने ये कहा कि कोई भी क्या कर सकता है, अपने लेवल पे पहुंच सकता है, हाईएस्ट नॉलेज पे, हाईएस्ट लेवल पे पहुंच सकता है, हाईएस्ट नॉलेज पा सकता है ना। कैसे पा सकता है, स्पिरिचुअल सैल्वेशन, है ना, जो कह सकते हैं आध्यात्मिक मुक्ति, जो हम कह सकते हैं पा सकता है। डीप नॉलेज उसे मिल सकती है खुद की अपने एक्सपीरियंसेस से, है ना। हम ऐसा किसी को नहीं कहेंगे ये बड़ा है, छोटा है, ये इस कास्ट का है, उस कास्ट का है, इन चीज़ों में कबीर नहीं मानते। तो उसका मतलब था इंसान खुद ही से, खुद के एक्सपीरियंस से एक लेवल पे पहुंच सकता है, एक अच्छा नॉलेज पा सकता है। क्लियर, चलो। Kabir's poetry brings out the powerful ideas of equality of all human beings and thus is appreciated by Dalits, marginalized groups and those who oppose the social hierarchies। कबीर की जो पोएट्री है वो क्या लेकर आई थी, जो पावरफुल आइडियाज थे इक्वालिटी के, है ना, कि सब ह्यूमन बींग्स में क्या है, इक्वालिटी है। एंड दस इज अप्रिशिएटेड बाय दलित्स, और इस चीज को दलित्स ने अप्रिशिएट करा कि ये सही बात है। वो भी इक्वालिटी की बातें करते थे, और जो लोग बेचारे सफर कर रहे थे तो ऑब्वियसली वो तो पसंद करेंगे ही ना, कि एटलीस्ट ये सही बात कह रहे हैं, ये समझ रहे हैं हमारी प्रॉब्लम को। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ने भी इसको पसंद करा, एंड दोज हु अपोज दी सोशल हायरकीज, और उन्होंने भी पसंद करा, सपोर्ट करा, जो ये सामाजिक ये जो हायरकी क्रम में नहीं मानते थे। क्लियर, चलो।
What are the clauses of the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989? क्या क्या clauses थे Scheduled Caste और Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act के 1989 के, देख लेते हैं. This act contains a very long list of crimes. ये जो act है गुनाहों की एक बहुत ही लंबी लिस्ट कंटेन करता है. It distinguishes several levels of crimes. ये क्या करता है, बहुत से जो level of crimes है उसको distinguish करता है. A list modes of humiliation that are both physically horrific and morally reprehensible and seek to punish in whom. अब ये जो लिस्ट है इसमें ऐसी चीजें हैं जिसमें फिजिकल वे में या मोरली रिप्रेहेंसिबल ऐसे कोई कृत्य कर रहा है, ऐसे कोई काम कर रहा है, ऐसे कोई कांड कर रहा है जो फिजिकली आप ऐसे सोचो कि शारीरिक तौर पे बहुत ज्यादा खतरनाक है, हॉरिफिक है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, और जो मोरली रिप्रेहेंसिबल है, जो सामाजिक तौर पे या जो हम बोलते हैं ना एक नैतिक तौर पे जो हमारी सोसाइटी ने एक नॉर्म्स बनाए उसके अगेंस्ट है, जो हम सोच भी नहीं सकते. Force two member of a SC or ST to drink or eat any inedible or obnoxious substance. जब किसी SC या ST कैटेगरी के इंसान को जबरदस्ती कुछ भी ऐसा गंदा संदा जहरीला या बुरी चीजें, बहुत ही नशीला पदार्थ या ऐसी चीजें खाने को देना, पीने को देना, ये क्या है, इसके अंदर आएगा, इस एक्ट के अंदर, मतलब गुनाह है. Forcibly remove clothes from the person of a member of a SC or ST or parade him or her naked or with painted face or body or commits any similar act which is derogatory to human dignity. अब जबरदस्ती फोर्सिबली क्या करना, कपड़े उतार देना किसी भी इंसान के, चाहे औरत हो या आदमी, वो भी SC ST ग्रुप के, है ना, और उसको क्या करना, सबके सामने कपड़े उतार के उसके परेड करवाना, उसके फेस और बॉडी में पेंट कर देना, या इसी टाइप की कुछ भी ऐसी हरकत करना जो इस इंसान की गरिमा को आहत पहुंचाता है, तो ये भी गलत है जो इस एक्ट के अंदर आता है. ऐसा नहीं होना चाहिए. मतलब लिस्ट है कि क्या क्या इसके अंदर आता है, अगर किसी ने ऐसा ऐसा किया तो उसको क्या क्या सजा मिलेगी. तो किसी ने कुछ भी गंदा संदा जहरीला पदार्थ, नशीला पदार्थ कुछ भी ऐसा खिलाया SC ST मेंबर्स को, तो वो इसके अंदर आता है ना. कुछ भी ऐसी हरकतें करी, परेड करा रहे नेकेड हिम और हर, कोई औरत हो या आदमी हो SC ST क्या, है ना, वो भी इसके अंदर आता है. It lists actions that dispossesses Dalit and Adivasis of their meager resource or which force them into performing slave labor. अब क्या इसमें ये भी आता है कि किसी को जो जहाँ पे वो रहते हैं वहां से हटा के जबरदस्ती उनसे बेचारों को इतना वो डिप्राइव हो जाना कि उनसे मजदूरी कराना, है ना, फोर्स लेबर, मतलब दास बना के उनको मजदूर बना देना, तो ये भी इसके अंदर आता है. The act seeks to penalize anyone who assault or use force on any woman belonging to a scheduled caste or a scheduled tribe with intent to dishonor her. इस एक्ट में क्या आता है, पेनलाइज करा जाएगा उस पर्सन पर, इंसान को जो क्या करेगा, औरत को प्रताड़ित करेगा, असॉल्ट करेगा, है ना, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती हो, और उसको क्या करेगा, उसकी गरिमा को आहत पहुंचाएगा, उसको डिसऑनर करेगा, उसके साथ बदतमीजी करेगा, तो वो भी इस एक्ट के अंदर आएगा, है ना, कि अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उसको सजा मिलेगी. तो ये सारी चीजें लिस्ट में है, इसको ज्यादा डीपली में समझाऊंगी नहीं, ऑलरेडी चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं. चलो अब आपके पास एक केस बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं. मैनुअल स्कैवेंजिंग रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट एक्सक्रीटा यूजिंग ब्रूम्स, टिन प्लेट्स एंड बास्केट्स फ्रॉम ड्राई लैटरिंग्स एंड कैरिंग इट ऑन द हैड टू डिस्पोजल ग्राउंड सम डिस्टेंस अवे. मैनुअल स्कैवेंजिंग में क्या आता है, इट रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट एक्सक्रीटा. ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट को, है ना, उठाना झाड़ू वगैरह से, बास्केट में, है ना, ड्राई लेटरिंग से उठा के, और उनको क्या करना, डिस्पोज करना, दूर जाके फेंकना, तो वो होता है मैनुअल स्कैवेंजिंग. मैनुअल स्कैवेंजर कौन होते हैं, मैनुअल स्कैवेंजर इज द पर्सन हु डज द जॉब ऑफ कैरिंग दिस फिल्थ. मैनुअल स्कैवेंजर वो पर्सन होता है ये जो गंदगी उठाने का काम करता है. This job is mainly done by Dalit women and young girls. अब ये काम मेनली कौन करती है, दलित वुमेन एंड यंग गर्ल्स. According to the Andhra Pradesh based सफाई कर्मचारी आंदोलन, an organization working with manual scavenger, there are 1 lakh persons from Dalit communities who continue to be employed in this job in this country and who worked in 26 lakh private and community dry latterings managed by municipalities. अब आंध्र प्रदेश बेस्ड एक सफाई कर्मचारी आंदोलन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो उनकी रिपोर्ट है कि मैनुअल स्कैवेंजर जो है लगभग कितने 1 लाख पर्सन जो है दलित कम्युनिटी से, हु कंटिन्यू टू बी एम्प्लॉयड इन दिस जॉब. मतलब लगभग इतने लोग तो दलित कम्युनिटी से हैं जिनको कंटिन्यूसली इन नौकरियों में रखा जाता है, वो उनकी मजबूरी होती है बेचारों को करना, और इन्हीं लोगों को रखा जाता है ना, जो लगभग कितने थी 26 प्राइवेट और कम्युनिटी ड्राई लेटरिंग्स में, है ना, काम करते हैं, जो म्यूनिसिपैलिटीज मैनेज करती, नगर पालिका नगर निगम मैनेज करती, उसमें ये लोग काम करते हैं. मतलब वो लोग काम देते होंगे इनको, ये लोग ये सारा काम करते हैं, गंदगी उठाना, ये सब. क्लियर. चलो,
मैनुअल स्कैवेंजर आर एक्सपोज टू सब ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फेस सीरियस हेल्थ डिजार्ड। अब ये जो मैनुअल स्कैवेंजर होते हैं ये बहुत सारी ऐसी मतलब ऐसी सीरियस हेल्थ इश्यूज इनको हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम बहुत से, मतलब आप सोचो ना कि गंदगी उठा रहे हो, उठा के लेके जा रहे हो, तो आपको क्या कुछ बीमारी नहीं होगी। They are constantly exposed to infection that affect their eyes, skin, respiratory and gastrointestinal system. Constantly उनको infections होते रहते हैं, मतलब हो चांसेस रहते हैं होने के, जैसे आई, स्किन, रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में। दे गेट वेरी लो वेजेस फॉर देयर वर्क दे परफॉर्म। जो काम वो करते हैं उसके लिए बहुत ही कम तनख्वाह वेजेस इन्हें मिलती है। दोज वर्किंग इन अर्बन म्युनिसिपैलिटीज अर्न 200 पर डे एंड दोज वर्किंग प्राइवेटली आर पेड मच लेस। है ना, जो काम करते हैं अर्बन म्युनिसिपैलिटीज में वो अर्न करते लगभग 200 रुपए पर डे, एंड जो काम करते प्राइवेटली वो उनको तो और ही कम तनख्वाह मिलती है। ठीक है, व्हाट इज मैनुअल स्कैवेंजर एंड मैनुअल स्कैवेंजिंग, चलो देख लेते हैं। Manual scavenging refers to the practice of removing human and animal waste excreta using brooms, tin plates and baskets from dry latterings and carrying it on the head to the disposal grounds some distance away. A manual scavenger is a person who does the job of carrying this filth. ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ऑलरेडी चैप्टर में और यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है, ये तो हम बस क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। What are the difficulties faced by manual scavenger? क्या डिफिकल्टीज मैनुअल स्कैवेंजर फेस करते हैं, देख लेते हैं। Manual scavengers are exposed to subhuman condition of work and face serious health hazard. They are constantly exposed to infections that affect their eyes, skin, respiratory and gastrointestinal systems. Clear? चलो। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर की वर्कशीट एंड होती है। आपको लगा होगा मैम ने फटाफट समझाया, ज्यादा डीप नहीं समझाया। देखिए हम वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं, बस रिकॉल कर रहे हैं ऑलरेडी, है ना, क्वेश्चंस जो लगते हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। ऑलरेडी चैप्टर को हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपको और अच्छे से देखना है या नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा। एसएसटी बाय कोमल मैम, है ना, देखेंगे अभी आपका सिविक्स क्लास 8 तो चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।